हेलो एवरीवन। आज की हम अपनी इस क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमारा जो सेकंड ग्रेड है, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, उसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो दिया है वो दिया है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। मतलब हमें पता होना चाहिए वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। A quantity which has both magnitude as well as direction is called vector। यानी एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होती हैं उसे हम वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो होगा, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेट हो गया, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये हमारे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। अब वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं? वेक्टर को हम डिनोट करेंगे जैसे कि हम इस तरीके से, यहाँ से एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक हमारा ये फाइनल पॉइंट होता है। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट ए होगा और ये जो हमारा फाइनल पॉइंट बी होगा। तो इसको हम डिनोट करेंगे ए बी और उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे। अब एरो हमें डिनोट करता है कि ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है। और ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वेक्टर को जो है डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर हमें वेक्टर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। हम स्मॉल लेटर के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे, जैसे बी के ऊपर हमने एरो लगा दिया तो इसको हम बी वेक्टर पढ़ेंगे, इसको हम ए वेक्टर पढ़ेंगे और ये हमारा ए बी वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास दिया है टॉपिक के वेक्टर में मैग्नीट्यूड। अगला टॉपिक क्या दिया है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है? मैग्नीट्यूड हमारे पास मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो मैग्नीट्यूड बेसिकली लेंथ मेजर करता है दो वेक्टर्स के बीच में, ए और बी वेक्टर। इसको हम डिनोट करते हैं, ए बी वेक्टर को हम ऐसे दिखाते थे और इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। लेट से मैंने एक वेक्टर ले लिया, यहाँ पर ये वेक्टर था हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के, यहाँ पर हमने एक वेक्टर ले लिया। अब मुझे इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो ये मेरे पास कैसे निकलेगा? ये मेरे पास निकलेगा, जो आई है उसका जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज़ 3 का स्क्वायर, प्लस जे कंपोनेंट का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, रूट करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर हो जाएगा 9, 10 रूट 15। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी ये वेक्टर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, तो इस वेक्टर का जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो वो हमारे पास ये जो है निकल करके आ गया यहाँ से रूट 14। ठीक है, अगला टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं। अगला टॉपिक जो दिया हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है टॉपिक। अब डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मतलब है कि एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, यानी कि किस डायरेक्शन, मतलब उसकी वेक्टर की डायरेक्शन। अब वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब है, जैसे हम ऐसे, जैसे मैंने अभी ए और बी ऐसे करके दिखाया, इसका मतलब क्या है? वेक्टर की डायरेक्शन ये इस तरफ है, यानी ए से स्टार्ट होकर के बी की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर मान ले मैं इसको ऐसे लिख दूं
तब इसका मतलब है बी से स्टार्ट हो रही है, ये ए की तरफ जा रही है, ये इस तरीके से बात कर रहा है ये, ठीक है। यानी ये बी ए वेक्टर है हमारा, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक हमारे पास दिया है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर की मैं बात करूँ तो मेरे पास देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आता है हमारे पास नल वेक्टर। इसको हम नल वेक्टर कह ले, जीरो वेक्टर कह ले, या फिर एक ही नाम इसका और आता है वॉइड वेक्टर, ठीक है, ठीक है। नल वेक्टर, वॉइड वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो डेफिनेशन है हमारे पास, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ज़ीरो आ जाए, उस वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर या वॉइड वेक्टर हम कहेंगे। तो अब ज़ीरो जो है, ज़ीरो कब आ सकता है, ज़ीरो तभी आ सकता है जब उसका इनिशियल पॉइंट और उसका टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। जैसे ये इनिशियल पॉइंट होता था और ये यहाँ पर जैसे मैंने ए इनिशियल लिया और बी मेरा टर्मिनल पॉइंट है जो चेंज होता रहेगा। तो अगर ये दोनों के दोनों मेरे पास सेम आ जाते हैं तो ये जो है हमारे पास ज़ीरो वेक्टर होता है। और ज़ीरो वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ज़ीरो, ज़ीरो के ऊपर हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वही मैग्नीट्यूड कह ले या फिर लेंथ कह ले, एक ही बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के जरिए हम किसी भी वेक्टर की लेंथ का पता लगाते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर क्या है। अब यूनिट वेक्टर मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब वन हो। एक वेक्टर जिसका हम मैग्नीट्यूड निकालें और उसका मैग्नीट्यूड वन आए, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, कि कोई वेक्टर है, सपोज हमारे पास ए वेक्टर है और उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यहाँ पर मान लेती हूँ मैं, यहाँ पर मैंने ले लिया आई, जे और के, ये हमने एक ए वेक्टर ले लिया। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास कैसे निकलेगा। आई का कंपोनेंट हमारे पास वन है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जे का भी वन है और के का भी वन है, तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ से हमारे पास वन प्लस वन कितना आ जाएगा, √3। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे लिखना है इसका यूनिट वेक्टर तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, √3 आया है। तो मैं इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखूँगी, आई कैप डिवाइड √3 प्लस जे कैप डिवाइड √3 प्लस के कैप √3, या फिर इसको मैं 1/√3 को कॉमन निकालूंगी और इस ए वेक्टर को डायरेक्ट यहाँ ही पुट कर दूंगी, ठीक है। ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर में कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, इक्वल वेक्टर्स की। तो इक्वल वेक्टर में डेफिनेशन है हमारे पास, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव, दो वेक्टर्स उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे इफ़, यदि द सेम लेंथ, अगर उनकी हम लेंथ निकालते हैं तो वो सेम हो, द सेम और पैरेलल सपोर्ट, और उनका जो
वो सेम हो, द सेम सेंस डायरेक्शन, यानी कि इक्वल वेक्टर की ये बात कर रहा है कि अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें उस वेक्टर का तो वो सेम आना चाहिए, और जो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उन वेक्टर्स की अगर सेम होती है तो हम कहेंगे कि वो इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले पर चलते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है को इनिशियल वेक्टर्स। देखो, इंग्लिश में वर्ड पढ़ा होगा को का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, को का मतलब होता है सिमिलर। इनिशियल वेक्टर्स, अब यहाँ पर डेफिनेशन से समझेंगे। ऑल वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे कि हमने यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट लिखा ओ, और अब हमने क्या किया, इस तरीके से हमने एक वेक्टर बना लिया। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, एक वेक्टर ऐसे बना लिया, एक वेक्टर ऐसे बना लिया, एक वेक्टर ऐसे बना लिया। तो को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जिनका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर देखो, ये ए मान लेती हूँ मैं। ठीक है, इसको हम मान लो सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, को इनिशियल वेक्टर में जो हमारे पास ओ बी होगा और जो हमारा ओ ए होगा और जो हमारा ओ सी होगा और जो हमारा ओ डी होगा, ये कैसे वेक्टर्स हैं? ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओ ओ ओ ओ वो सेम है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। फिर हम दूसरे वेक्टर्स पर चलते हैं। अगले की बात करें तो अगला हमारे पास आता है कि लाइक, हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर में आता है कि लाइक वेक्टर क्या होते हैं, लाइक वेक्टर क्या होते हैं और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं। टू वेक्टर आर सेड टू बी लाइक, दो वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर कहेंगे इफ़ दे हैव द सेम डायरेक्शंस एंड अनलाइक इफ़ दे हैव द अपोजिट डायरेक्शंस। क्या कह रहा है कि लाइक और अनलाइक वेक्टर का मतलब होता है लाइक एक जैसे, अनलाइक मतलब डिफरेंट। यानी दो वेक्टर्स उनको हम लाइक वेक्टर कहेंगे अगर उनकी डायरेक्शन सेम है। मतलब अगर एक की डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन भी हमारे इसी तरफ होनी चाहिए। अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, मीन्स ये अनलाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले पर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो, एक हमने जो है 2D 3D के अंदर कोलीनियर पॉइंट पढ़े होंगे। ठीक है, कोलीनियर पॉइंट्स पढ़े होंगे। तो कोलीनियर पॉइंट अलग कंसेप्ट है और कोलीनियर वेक्टर अलग कंसेप्ट है। कोलीनियर पॉइंट्स में तो क्या होता है कि जो भी, मान लो अगर हम 2D में कोलिनियरिटी की बात कर रहे हैं तो दोनों के दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, और 3D में बात कर रहे हैं तो वो तीनों के तीनों जो है हमारे एक ही लाइन पर डिपेंड करेंगे। लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं कि जो दो हमारे वेक्टर्स होंगे वो कैसे वेक्टर्स होंगे? पैरेलल वेक्टर्स होंगे। मतलब कि सपोज करो एक वेक्टर हमारा ये ले लिया और दूसरा वेक्टर हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड भले ही इनका अलग है लेकिन ये कैसे हैं? कोलिनियर हैं। यानी कि ये देखिए कोलिनियर है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को हम कोलिनियर तब कहेंगे जब वो पैरेलल हों और उन सेम स्ट्रेट लाइन में हों, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस।
ठीक है, यानी पैरेलल होने चाहिए। यानी कि मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है और डायरेक्शन भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। डायरेक्शन हमारी डिफरेंट हो सकती है तो हम उसको कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर्स की। किसकी बात करते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स की। एक कोप्लेनर पॉइंट भी होते हैं, ठीक है, कोप्लेनर पॉइंट्स भी होते हैं। अब कोप्लेनर पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो अभी मैंने बताया है यहाँ पर सिमिलर, को का मतलब सेम होता है, ठीक है, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो सेम प्लेन में लाई करते हैं वो कोप्लेनर पॉइंट्स होते हैं। पर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बात करें हम कोप्लेनर वेक्टर की। वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन। वही बात है कि सेम प्लेन में वेक्टर अगर लाई करते हैं तो कोप्लेनर वेक्टर हैं, या मैं कहूँ कि वो पैरेलल हैं टू द सेम प्लेन। एक प्लेन के अंदर दो अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर हैविंग ए फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। यानी एक वैसा वेक्टर जिसका हमने ये, जैसे ये इनिशियल पॉइंट है, इसको मैंने फिक्स कर दिया तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स। अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोकलाइज्ड कर दिया, यानी कि इसको फिक्स्ड कर दिया। अगर हम इसके इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर देते हैं तो वो हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर होगा। और अगर हम किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को फिक्स नहीं करते हैं तो वो हमारा कैसा वेक्टर हो जाएगा, वो हमारा फ्री वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर ए whose modulus is the same as that of a given vector A। यानी क्या कहा है कि एक वेक्टर है जो कि बी वेक्टर है। एक वेक्टर हमने बी ले लिया, एक बी वेक्टर ले लिया जिसका कि मैं मॉडुलस निकालूं तो वो सेम आए हमारे पास एक दिए हुआ दूसरा वेक्टर ए के बराबर। यानी कि ए कोई बी कोई वेक्टर था, उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, अगर वो उस दिए हुए वेक्टर के बराबर आता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है टू दैट ऑफ ए। यानी कि जो बी की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी ए की डायरेक्शन से, तो उसको हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलेंगे। मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो बी वेक्टर आएगा वो माइनस ऑफ ए आएगा, ठीक है। बेसिकली आप इसको ये समझिए, अगर हमें किसी वेक्टर का नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ए वेक्टर मान लो मेरे पास दिया है, ये मेरे पास कुछ ऐसे दिया है 2i प्लस 3k प्लस 2j, सॉरी ये j आएगा, यहाँ पे ये k आएगा, ठीक है। अब इसका मुझे नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इस वेक्टर की सारे के सारे साइन को चेंज कर दूँगी। मतलब इस वेक्टर को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी तो चेंज होंगे, ये -2i आ जाएगा, -3j आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2k, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, ये मेरे पास निकल के आ गया कि किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल आप बस ऐसे याद रखिएगा कि
जो भी मुझे वेक्टर दिया है बस उस वेक्टर के जो आई जे के कंपोनेंट्स दिए हैं उनका साइन चेंज कर देंगे और कुछ भी नहीं होता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखो, पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि हमारे पास इस तरीके से मान लेते हैं, मैंने ये 3D प्लेन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने 3D प्लेन ले रखा है। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट मैंने ए लिया। अब ये पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, यानी कि ये वाला, इसकी पोजीशन क्या है ओरिजिन से, उसको ही हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, ओ पॉइंट हमने फिक्स्ड कर लिया, हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो जो वेक्टर हमारे पास ओ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। किसका, ऑफ द पॉइंट ए, जो हमने पॉइंट लिया था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिए थे हमने। तो जो ओ है वो क्या है, ओ जो है वो पोजीशन वेक्टर है। किसका, पॉइंट का। ठीक है, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं वही जिससे कि वेक्टर उसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास चूँकि हम ओरिजिन से इसको निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो ओ पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, मेरे पास पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मान ले, देखो हम ऐसे निकालते थे, ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम, ये मैंने इसकी डिस्टेंस निकालनी, ए बी डिस्टेंस, इसका मेरे पास कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते थे। पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर भी ओरिजिन से उस पॉइंट, जो पॉइंट प्लेन में दिया है उसकी डिस्टेंस ही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास निकल करके आ जाएगी। फिर देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारे पास। पोजीशन वेक्टर की बात करें तो हमारे पास ये देखो, जैसे ये ए बी है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी कि पोजीशन वेक्टर जो है बी, उसमें से हम माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को, तो वो हमारे पास ए बी वेक्टर निकल कर के आ जाएगा। यानी कि बी सपोज ऐसे कर लीजिए। अब ये तो हमने ओरिजिन से निकाला ना, अब मान लेते हैं इसी के अंदर ये पॉइंट ए यहाँ दिया है और बी यहाँ दिया है। अब मुझे निकालना क्या है, ए बी निकालना है। इस तरीके से ये मान लेते हैं ए यहाँ दिया है और मान लेते हैं बी यहाँ दिया है और मुझे पोजीशन निकालनी है ए बी की। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें से हम ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास टॉपिक दिया है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो हमारे पास जैसे कि ये दिया हुआ है, ये मान लेते हमने एक इनिशियल पॉइंट ले लिया। अब ये हमारे जो है वो मान लेते हैं y कोऑर्डिनेट ले लिया, जिसको हमने m से डिनोट कर लिया। ये मान लेते हैं हमने x ले लिया, ये हमारा मान लेते हैं z ले लिया। तो अब इस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा ये 3 एंगल्स दिख रहे हैं, और p तो क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर है,
इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको हम L से L कोस अल्फ़ा, M को हमने कोस बीटा और N को हमने कोस इससे डिनोट किया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन कोसाइंस समझने से पहले हम डायरेक्शन रेशो को समझेंगे। देखो ये वेक्टर कोई हमारे पास, सपोज करो ये वेक्टर हमने दिया है, तो जो इसको ऐसे समझो कि आई के जो आगे हमारे पास जैसे एक्स दिखा मुझे, जे के आगे क्या है मेरा वाई है, के आगे मेरे पास क्या है जेड है। तो जो आई जे के कंपोनेंट है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। इनको हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर देते हैं कई बार, किस तरीके से, ए बी सी, इस तरीके से, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशो हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें क्या करना होता है, जिसका यहाँ पर हमारे पास ये ए वेक्टर दिया है, इसका मैं पोजीशन वेक्टर निकाल लूँगी। अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूँ तो कैसे निकालूँगी, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। ये हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यानी बेसिकली मैग्नीट्यूड ही निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x को मैं पोजीशन वेक्टर से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास कोस अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, और y को अगर मैं r से कर देती हूँ तो कोस बीटा, और इसी तरीके से z r से कर देते हैं z को, तो वो हमारे पास है जो है निकल कर के आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो मेरे पास एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होती है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, लेकिन ए स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 नहीं होती है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि अब एल एम एन क्या थे हमारे पास, एल को हमने कोस अल्फ़ा पुट किया था, एम को हमने कोस बीटा पुट किया था। इसका मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मैं कहूँ कि जो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर जो मेरे पास गामा निकल के आएगी उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। एक इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और है, उसको याद रखिएगा साइन की टर्म में, कि अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की बात करूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 निकल करके आती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं दोनों के दोनों, इनको याद रखिएगा। ये वाला भी कई बार ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाता है, ये भी यूज़ में आ जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्केलर क्या होते हैं। जैसे हमने वेक्टर पढ़ा था कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं उनको हम वेक्टर कहते हैं। स्केलर में क्या होता है, ऐसे याद रखना, देखो एस है स्केलर है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब अकेला है। अब अकेला इसमें क्या होगा, इसमें हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में पता करते हैं। तो एक क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, उसको हम स्केलर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, लेंथ होगी, स्पीड होगी, एरिया हो गया, एनर्जी होगी, पावर होगी, वॉल्यूम डेंसिटी होगी, रेजिस्टेंस हो गया, एटसेट्रा हो गया। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता, अ पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या कह रहा है, ऐसे मैंने लाइन बना दी, ये हो गया। अब सपोज करो यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है,
ठीक है। तो ए जो है मेरा, ए मेरा यहाँ पर मान लेते हैं हम ए, तो ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, बी मेरा फाइनल पॉइंट है। तो ए से बी जो डायरेक्शन, ए बी मैग्नीट्यूड जो निकाला ना हमने, ए बी मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी जो लेंथ निकाली, इसको ही हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट करते हैं कि एक लाइन है, उस लाइन के अंदर से जो हमने हिस्सा निकाला उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स का एडिशन हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की मदद से देखें, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल बनी हुई है, ए बी है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि मेरे पास जो ए बी है, तो यानी कि ए इसका इनिशियल पॉइंट लिया है, दूसरा यहाँ पर ए सी है, और फिर एक वेक्टर मेरे पास ये वाला है। तो जो मेरे पास ओ बी आएगा ना, ओ बी वेक्टर है, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमें क्या कहता है कि अगर हमें ओ बी वेक्टर निकालना है, मतलब ये जो वेक्टर है, ये जो इसका डायगोनल वाला वेक्टर है, ये निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओ ए वेक्टर को, यानी ओ ए वेक्टर को उसमें जोड़ देंगे हम ओ सी वेक्टर को, इस वेक्टर को जोड़ देंगे हम इस तरीके से। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है हमारा ओ बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर आ जाएगा। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन एक तरह का ये सोच लो कि जब हम वेक्टर का एडिशन करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को वो होल्ड करता है एडिशन के केस में। तो सबसे पहले ये होल्ड करता है इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि हमने मान लो दो वेक्टर लिए ए और बी वेक्टर, पहले मैं ए में बी को जोड़ूं या फिर मैं बी में ए को जोड़ूं, तो दोनों की दोनों कंडीशन में इक्वलिटी होल्ड होगी। इसको बोलते हैं एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। फिर एडिशन में ये एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है, मींस यहाँ पर हमारे पास हमने तीन वेक्टर्स ले लिए ए बी और सी। मैंने क्या किया कि ए जो हमारे पास वेक्टर था, ए वेक्टर था, उसको पहले बाहर रखा, पहले मैंने बी और सी वेक्टर का एडिशन करा दिया, फिर जो रिजल्टेंट आया उसके साथ मैंने ए वेक्टर का एडिशन करा दिया। इसको हम मैं ऐसे कर लूँ या फिर मैं पहले ए और बी वेक्टर का जोड़ूं और उसमें फिर मैं सी को जोड़ूं, तो ये हमारे पास इक्वल आता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई भी वेक्टर है उसके अंदर, देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर मान लो एक वेक्टर लिया मैंने, उसके अंदर ज़ीरो वेक्टर को ऐड करती हूँ मैं, तो वो मेरे पास सेम वेक्टर देता है। ठीक है, मतलब एक नंबर ले लेते हैं, सपोज करो मैंने 5 लिया, अब मैं जब उसको 0 ऐड करती हूँ तो मेरे पास 5 ही मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी होगा वो क्या होगा, प्लस के केस में 0 होता है और मल्टीप्लाई के केस में 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये किसको होल्ड करता है, अब यहाँ पर ये कह रहा है
कि ये जो है वो एडिटिव इन्वर्स को भी होल्ड करता है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है, सपोज करो एक नंबर मेरे पास है, एक नंबर मेरे पास मान लेते 3 है, तो मैं इस 3 के अंदर क्या ऐड करूं, क्या इस मतलब इस 3 में अगर मैं -1/3 करती हूँ, सॉरी, एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि एक नंबर मैंने 3 लिया, उसमें मैंने -3 ऐड किया, तो ये मेरे पास जो है वो नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर हमें देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स मैंने पीछे भी आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर हमने ये 2D का केस लिया है, ये मैंने 3D का केस लिया है, तो यहाँ I के साथ जो दिखेगा वो I का कंपोनेंट होगा, जो J के साथ दिखेगा वो J का कंपोनेंट होगा, और K के साथ जो आपको दिखेगा वो K का कंपोनेंट होगा। बस यही समझिएगा आप। ठीक है, देखो नीचे मैंने एक यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया, तो जो A1 है, A2 है और A3 है, ये क्या है? कंपोनेंट हैं A वेक्टर्स के। ठीक है, किसके? A वेक्टर के। अब 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर में हमारे पास हम उनका एडिशन कैसे करेंगे 2 वेक्टर्स का? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया A वेक्टर A1 I प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, B वेक्टर B1 B2 B3 लिया। अब मुझे A वेक्टर को B वेक्टर में जोड़ना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो इस A वेक्टर के अंदर I का जो कंपोनेंट है और B वेक्टर के अंदर जो I का कंपोनेंट है, चूँकि I और I दोनों में सेम है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर A1 प्लस B1 करूँगी मैं यहाँ पर, और I कंपोनेंट को एज इट इज़ लिख दूँगी। उसी तरीके से J करूँगी, उसी तरीके से K करूँगी। अब उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अब कोई वेक्टर है हमारे पास A वेक्टर, उसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। स्केलर मतलब कोई ना कोई काउंटिंग होगी, स्केलर की बात कर रहा है तो इसको कराना है, तो क्या करेंगे हम? अगर मुझे इस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास जैसे ये वेक्टर A दिया था, तो इस वेक्टर को मैंने M से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर M A1 हो जाएगा, फिर J I प्लस M A2 J प्लस M A3 के। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, ये टॉपिक हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, यानी कि हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है ये वाला केस जो मैंने यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिखी है ना, ये टॉपिक के अंदर हमारे पास दिया है कि एक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइडेड ए लाइन सेगमेंट टू गिवन पॉइंट इन द रेशियोज। ठीक है, ये दिया है। इसी को हम जो है, इसी का दूसरा नाम है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये हमने ओ कोई इनिशियल पॉइंट ले लिया, अब यहाँ इनिशियल पॉइंट से एक बी पॉइंट और ए पॉइंट, तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए, उसको हमने ए नाम दे दिया, और जो ओ बी पोजीशन वेक्टर होगा उसको हमने बी नाम दे दिया। अब ये 2 वेक्टर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब इसके ऊपर एक सी पॉइंट है, तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने आर नाम दे दिया। तो अब ये इसको इंटरनली करेगा, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एम एन रेशो में जो है इसको ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो एम
बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर प्लस एम प्लस एन। ठीक है, एक्सटर्नली कर रहा है तो एक्सटर्नली के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एन ए माइनस एन बी डिवाइड एन। ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, इनमें से हम एक लगा सकते हैं। उसके बाद आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान ले यही पॉइंट इस ए बी को ये सी बिल्कुल बीचों बीच कट करता, मीन्स इसकी और इसकी लेंथ इक्वल होती, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो हमारा ओ ए पोजिशन वेक्टर आया था और ओ बी पोजिशन वेक्टर आया था, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है यहाँ पर हम बात करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ए डॉट बी होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा। यहाँ पर हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर कि वो पॉजिटिव आएगा, कि वो नेगेटिव आएगा या कि वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल एक्यूट आता है तो स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा, ऑब्ट्यूस आता है तो नेगेटिव बनेगा, राइट एंगल आता है तो हमारा ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि अगर ए डॉट ए निकालना है तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के। ठीक है, अब अगर हमारे पास ए वेक्टर भी 0 हो जाए या फिर बी वेक्टर 0 हो जाए, ठीक है, और थीटा हमारा नॉट डिफाइंड हो जाए, मतलब इन्फिनिटी वैल्यू दे, तो उस केस में हमारे पास ए डॉट बी जो है वो 0 होगा। A और B are two non-zero vector, then if and only if A and B are perpendicular to each other। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो हमारे पास ये जो है इक्वल आ जाएं, मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान ले A है हमारे पास, A वेक्टर है, ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। और फिर भी क्या कह रहा है कि ए डॉट बी जो है ना वो 0 आ रहा है, मतलब ए वेक्टर भी 0 वेक्टर नहीं है और बी वेक्टर भी 0 वेक्टर नहीं है, पर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यही हो सकता है कि यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री का होगा। अगर थीटा 90 डिग्री का है मतलब ए परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, यानी कि ए बी जो है ना वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, उसके बाद अगर हमें दो वेक्टर के बीच में निकालना है एंगल, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि कोस थीटा हो जाएगा हमारा ए डॉट बी डिवाइड मोड ऑफ ए और बी, फिर यहाँ से हमने कोस इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास
ए और बी जो है ना वो लाइक वेक्टर है। लाइक वेक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवाया था जब मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर करवाया था कि अगर वेक्टर्स में क्या होगा, लाइक वेक्टर हम उनको कहेंगे जिनकी जो है मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, तो ए बी अगर लाइक वेक्टर हैं और थीटा यहाँ पर 0 हो जाता है तो ये हमारे पास ए डॉट बी हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मॉडुलस बोल लें या फिर हम इसका मैग्नीट्यूड बोल लें ए की है, ए बी के इक्वल। ठीक है, क्योंकि थीटा अगर 0 होता है तो कोस थीटा जो 0 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए डॉट बी जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए बी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो, जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो सेम की वैल्यू जो होती है वो तो 1 होती है, और इनमें जो डिफरेंट कोई भी हो जाए, आई जे हो जाए, जे के हो जाए, ठीक है, या के आई हो जाए, इन सब की वैल्यू क्या होगी, इन सब की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अच्छा, परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो थीटा π/2 होगा। ये तो ऊपर भी बताया था 90 होता है, यहाँ पे बताया था थीटा 90 है। अब देखो, अगला यहाँ पे देखेंगे, अगर सपोज करो हमें प्रोजेक्शन बतानी है बी वेक्टर की ए वेक्टर पे, तो हमें जिसके ऊपर बतानी होती है उसका हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, और इन दोनों का ले लेते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। अगर मुझे प्रोजेक्शन बतानी है ए वेक्टर की बी पे, तो बी पे बतानी है तो बी को हम नीचे रखेंगे, उसका यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, फटाफट से मैं बता देती हूँ। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कोमेटेटिव। क्या कह रहा है, कोमेटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं स्केलर। ठीक है, देखो, कोमेटेटिव को एडिशन के केस में जो है, मतलब वहाँ पर जब हमने पढ़ा था वेक्टर वाला, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ए डॉट बी निकाले, बी डॉट ए निकाले, दोनों बराबर होंगे। दूसरा क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एसोसिएटिव। कैसे हैं, एसोसिएटिविटी को होल्ड करेंगे, यानी ए हमने कोई स्केलर लिया, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करा दी वेक्टर की, फिर जो प्रोडक्ट आया उसको हमने बी से किया, इसी तरीके से हम ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, ये सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द एडिटिव। देखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे पहले बी और सी को ऐड करके, या मैं कहूँ कि ए और बी का डॉट निकालूं, उसमें ऐड कर दूं ए और सी के डॉट को। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर अगर हमने यहाँ पर स्केलर लिए हैं और हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाला है, तो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि
तीन केस हैं इसमें, या तो ए हमारा 0 वेक्टर होगा, या हमारा बी 0 वेक्टर होगा, या ए मतलब कि थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा π/2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच हम एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ से ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा जब हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो। a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइड ऑफ रूट a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर रूट ऑफ b1 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस b3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर ए और बी जो हैं हमारे पास, अगर ए और बी वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हों, तो पैरेलल के केस में क्या कह रहा है कि कंडीशन होल्ड होगी, जो कंपोनेंट आएंगे हमारे पास ए और बी वेक्टर के वो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, हमारे पास कंडीशन को होल्ड करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि पैरेलल लाइंस में होता है, सेम ही वेक्टर में होता है, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो बराबर सो जाएंगे। ठीक है, अगर जो है अगर ए मतलब परपेंडिकुलर है बी पे तो थीटा 90 हो जाएगा। थीटा 90 का मतलब है यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये जो ऊपर वाला केस हो जाएगा ना, ये वाला केस, ये 0 बन जाएगा, ये 0। ठीक है, 0 बन जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर में। इसका मतलब जो थीटा निकल के आ जाएगा ना, थीटा निकालेंगे, अगर ये 0 समथिंग 0 और कोस थीटा मतलब कि कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, ये हमें देता 90 डिग्री पे, यानी π/2 या 90 डिग्री कह लूँ मैं, एक ही बात है। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा वहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगला हमारे पास आता है कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर का हम वेक्टर बोले या क्रॉस प्रोडक्ट बोले, वेक्टर को ही हम बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर हैं यहाँ पर, तो उस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर हम इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे साइन और एन। ये एन बेसिकली ना ही ले तो कोई भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि एन यहाँ पर हमारा यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर में हम जानते हैं कि इसका जो मोड आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से बाकी हमें यहाँ पे तो 1 होता है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। फिर साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा a क्रॉस b डिवाइड a b। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो हम सेम की लेते हैं वो 0 आते हैं। जैसे डॉट में हम i.i1 लेते हैं और i.j जो है वो 0 लेते हैं। उसी तरीके से इसमें जो i क्रॉस i होगा वो 0 होगा, और जो i क्रॉस j होगा उसको एक जो बचा हुआ हमारा अलग से वो है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि अगर मान लेते हैं हम a क्रॉस b अगर हमारे पास 0 आ जाता है, तो इसके केस में या तो इसका मैग्नीट्यूड 0 है या इसका मैग्नीट्यूड 0 है, या फिर हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 है या पाई है हमारे पास। उसके बाद इफ़ a एंड b आर टू नॉन जीरो vectors then a cross b if and only if a and b are parallel or collinear। मतलब क्या कह रहा है ये कि a और b दो नॉन जीरो वेक्टर हैं
उसके बाद भी अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ए और बी जो हैं वो पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर हैं। अब हमारे पास उसके बाद यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद एडजेस्टेंट साइड, यानी कि एक एरिया बताना है अगर उसकी एडजेस्टेंट साइड दी है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो ए और बी हमारे पास एडजेस्टेंट साइड दे रखे हैं, पहले हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमें डायगोनल्स दे रखे हैं तो इनका हम निकालेंगे और फिर ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जो है वेक्टर दे रखे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट एज कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे ही इसका निकालते हैं। पहले हम आई जे के लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लिया हमने। फिर मान लेते हैं हमने यहाँ पर वेक्टर ले लिया कि ए वेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पर x1 आई प्लस x2 जे प्लस x3 के, ठीक है। उसके बाद हमने बी वेक्टर को लिया, यहाँ पर बी वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पर x2 नहीं, यहाँ पे हम y ही ले लेते हैं, y1 i प्लस y2 जे प्लस y3 के, ठीक है। अब यहाँ पर हमें a क्रॉस b निकालना है। क्या निकालना है हमें? a क्रॉस b निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे। अब इनके कंपोनेंट को लिख देंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा x1 x2 x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 y2 y3। अब जैसे डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं इस वाले में, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों की माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे वैसे ही हम इनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम आगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने कॉमेटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कॉमेटेटिव नहीं होता है। कॉमेटेटिव का मतलब क्या था? जैसे कि हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट कॉमेटेटिव होता है, यानी कि ए वेक्टर का मैं डॉट निकालूं बी वेक्टर के, वो इक्वल होता था बी का निकालूं मैं ए के, ठीक है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी निकालूं वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए निकालने पर। ये हमारी अलग अलग वैल्यूज़ हमें देता है। हालांकि अगर हम ऐसे कहें कि ए क्रॉस बी का निकालूं और यहाँ मैं नेगेटिव साइन लगा दूँ बी क्रॉस ए का निकालें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, यहाँ पे ये ए क्रॉस बी निकाल रहे थे ना, तो मतलब वेक्टर जो है ना वो कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी बात करें हम यहाँ पर कि वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। अगर हम बात करें कि स्केलर के रिस्पेक्ट में कहें तो ये एसोसिएटिव होता है हमारा, यानी कि हमने कोई भी स्केलर ले लिया और हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। जैसे कि हमने एम लिया, यहाँ पर एम मैंने कोई स्केलर लिया और ए क्रॉस बी के साथ मैंने उसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एम ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ
ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगी एम बी वेक्टर के साथ, यानी इसके साथ, तो ये क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें हम, जैसे यहाँ पर मैंने 3 वेक्टर्स ले लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 वेक्टर्स ले लिए। अब ये 3 वेक्टर क्या कहते हैं हमारे पास, ये 3 वेक्टर्स क्या कहते हैं, 3 वेक्टर कहते हैं कि भैया ए वेक्टर ये था और यहाँ पे मैंने 2 वेक्टर्स का सम किया और उसके साथ ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। या फिर मैं इसको ऐसे करूँ कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूँ, फिर मैं प्लस कर दूँ और ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूँ, इनको आपस में ऐड कर दूँ, तो वैल्यू हमारे पास सेम आती है। उसके बाद आता है हमारे पास कि रिलेशन बताना है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है। तो ये जो है हमारा, ये जो है इसको हम याद रखेंगे, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, कि ए क्रॉस बी करूँ मैं और उसका मैं मैग्नीट्यूड लूँ और उसका स्क्वायर करूँ, तो वो इक्वल हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल बी का मैग्नीट्यूड माइनस, ये माइनस साइन है बीच में यहाँ पे, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक और बचता है और जिसका नाम है ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे भी, तो यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक बचता है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें हम ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो ट्रिपल प्रोडक्ट में स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है। तो ए बी सी हमने जो है 3 यहाँ पर वेक्टर ले लिए। तो बात करें अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ये वाला, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर है देखो, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और अगर हम स्केलर की बात करें, स्केलर मतलब डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये होगा हमारे पास। और फिर जो वेक्टर है उसको हम ऐसे बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे लिखा है बी और सी, इस तरीके का बॉक्स है, इसका मतलब वहाँ भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब इसको निकालते कैसे हैं, इस बॉक्स का मतलब है जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे, यहाँ पर ये 3 वेक्टर हैं, तीनों के कंपोनेंट को a1 a2 a3 लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास b1 b2 b3 लिख देंगे। इस तरीके से इस एक को पकड़ेंगे, इधर इधर छोड़ेंगे, नीचे वाले का हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं, एक सेकंड, एक कंडीशन आती है हमारे पास डिपेंडेंट वेक्टर की और इंडिपेंडेंट वेक्टर की। तो डिपेंडेंट वेक्टर की बात करें तो ए बी सी डिपेंडेंट कब होंगे। डिपेंडेंट मतलब जब हम उनका डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और वो 0 आ जाता है, तो उस केस में जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेक्टर हो जाएंगे। और जब 0 नहीं आता है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है।